नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हमने एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट किया था गणित शिक्षण। गणित की टीचिंग मेथड्स के बारे में हम बात कर रहे थे और स्टार्ट किया था हमने गणित के अर्थ और प्रकृति से। तो कुछ चीज़ें मैंने कल आपको नॉर्मल अर्थ बताया था कि गणित वास्तव में होता क्या है, तो आपने बड़े ही आसानी के साथ कह दिया था कि कुछ विद्वान कह रहे हैं कि अंकों का जो विज्ञान है, गणनाओं का जो विज्ञान है, अक्षरों का विज्ञान है, या किसी परिमाण का जिसमें बोध हो रहा है, या कोई स्थान से संबंधित जो विज्ञान है, तो ये सारा गणित का विज्ञान था। और मोटे मोटे रूप से अगर हमने एक डेफिनेशन मिलाकर लिखी तो उसमें हमने क्या डेफिनेशन दे दी कि गणित क्या है, अंक अक्षर। गणित क्या है, अंक अक्षर का ऐसा विज्ञान है, ऐसा सांकेतिक विज्ञान है जिससे हमें परिमाण, बोध और स्थान से संबंधित जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। तो इसके बारे में हमने बात कर ली थी। फिर कुछ चीज़ें हमने बात की थी कि गणित क्या है, गण धातु से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है गणना करना। ये मैथमेटिक्स, अंग्रेजी के मैथमेटिक्स शब्द से मिला है, और ये मैथमेटिक्स यूनान के मैथामेटा शब्द से मिलकर बना है जिसका अर्थ होता है विषय या फिर वस्तुएं। ये नॉर्मल जानकारी हमने प्राप्त की थी। उसके बाद मैंने डेफिनेशन बताई थी। तो सबसे पहले रोजर बैंकन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेकंड ग्रेड के अंदर ही 2-3 बार पूछ लिया गया है। 2010 के अंदर पूछा, शायद 2016 के अंदर भी पूछा गया था। तो ऐसे सेकंड ग्रेड के अंदर ही ये डेफिनेशन पूछी गई है, रोजर बैंकन। और डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी, गणित क्या है, समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। मैंने एक एक वर्ड आपको बताया था कि किस प्रकार आपको चीज़ें याद करनी है। आप एक एक वर्ड उनसे जोड़ दीजिए, पूरी डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने भी नहीं की, बस एक एक वर्ड याद है। अगर डेफिनेशन आ जाए, आज क्वेश्चन कराऊंगा सेकंड ग्रेड के अंदर आए हुए, क्योंकि देखिए डेफिनेशन आप 12-13 डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद कोई और डेफिनेशन एग्जाम के अंदर पूछी जाती है तो आप ऑप्शन से भी सोल्व कर देंगे। और वैसे आपके सामने क्वेश्चन मैं रखने वाला हूँ आज, ठीक है। उसके बाद हमने होगवैन वैन से मैंने आपको सब बताया था दर्पण कि वैन है तो उसमें दर्पण जुड़ा होगा। तो होगवैन की डेफिनेशन क्या थी, जो गणित है वो सभ्यता एवं संस्कृति का दर्पण है। उसके बाद नेपोलियन की डेफिनेशन बताई थी। नेपोलियन क्या था, एक महान शासक थे, और कोई शासक है वो क्या चाहेगा कि उसके राज्य की उन्नति हो, तो उन्होंने राज्य की उन्नति से ही गणित को जोड़ दिया और क्या कहा कि गणित है, गणित की अगर प्रगति हो रही है, गणित की उन्नति हो रही है, तो सीधा सीधा उस राज्य से जुड़ा हुआ है, उस राज्य की भी उन्नति हो रही है। सीधी सीधी डेफिनेशन उन्होंने दी। उसके बाद हमने कार्ल फ्रेडरिक गोस, गणित के राजकुमार के बारे में, जिन्होंने n/n+1/2 जो फॉर्मूला हमने लास्ट में पढ़ाया था, उन्होंने क्या कहा कि गणित क्या है, विज्ञान की रानी है। तो ये 4-5 डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। आज कुछ और इंपॉर्टेंट हम डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आप देखिए, इसके नोट्स भी आपको मिलेंगे टीचिंग मेथड्स के अपने टेलीग्राम चैनल पर, तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना भी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब आता है आगे गैलीलियो। 4 पढ़ ली थी क्या, नंबर 5 पर गैलीलियो। और गैलीलियो को कौन नहीं जानता भाई, गैलीलियो सभी जानते हैं गैलीलियो के बारे में। कितने खगोलीय पिंडों की खोज की इन्होंने, कितने सारे आपके तारे खोजे, क्या क्या चीज़ें, उल्का पिंड खोजे, उपग्रह खोजे, यानी बहुत सारी चीज़ों इन्होंने खोजी है। ब्रह्मांड में बहुत सारी चीज़ें जो अगर ये नहीं खोजते तो शायद पॉसिबल नहीं होता, हालांकि कोई खोज लेता, लेकिन फिर भी ये एक महान गणितज्ञ और वैज्ञानिक थे, यानी इन्होंने बहुत सारी चीज़ें खोजी। तो यानी सीधी सी बात है, इन्होंने ब्रह्मांड के अंदर खोजी, तो यानी ये इनको बहुत सारे गणितज्ञ कहने लगे कि आप तो बहुत बड़े ही महान गणितज्ञ हैं, आपने ऐसी ऐसी चीज़ें खोज ली हैं। तो इन्होंने एक बात कही कि गणितज्ञ तो मैं नहीं हूँ, गणितज्ञ तो जो ईश्वर हैं, यानी जिन्होंने ये पूरा ब्रह्मांड बनाया है, इन्होंने कितनी मैथ यूज़ की होगी। यानी हम एक चीज़ यहाँ पर खोज करते हैं तो उसके अंदर कितना हम मैथ का प्रयोग करते हैं, तो हमसे बड़ा गणितज्ञ तो ईश्वर है, जिन्होंने कितनी ये क्या है अभी, बिल्ली आई हुई है चल। सॉरी भाई। तो उन्होंने कहा कि जो आपका ईश्वर है, तो ये तो बहुत बड़े गणितज्ञ हैं जिन्होंने गणित से ही सारी चीज़ें बनाई है। और जो ईश्वर है, एक प्रकार से उन्होंने ये डेफिनेशन दे दी कि ईश्वर है वो गणित भाषा का इस्तेमाल करते हैं, यानी जो ईश्वर है वो गणित भाषा का यूज़ करते हैं। यही डेफिनेशन उन्होंने दी थी गणित के बारे में कि ईश्वर भी हैं, वो भी गणित भाषा का प्रयोग करते हैं। तो यही डेफिनेशन इन्होंने दी थी। तो आप लिख सकते हैं पहले
कि प्रकृति के नियम एक दूसरे कारकों से प्रभावित होते हैं। प्रकृति के नियम, तो साथ साथ में ये चीजें आपको याद करवा रहा हूं तो याद करते जाना। प्रकृति के नियम एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, एक दूसरे से प्रभावित होते हैं। जो प्रकृति के नियम हैं आपके, वो एक दूसरे नियमों से प्रभावित होते हैं और किसी एक के बढ़ने से, किसी एक के, यानी अब कोई एक नियम बढ़ेगा किसी एक के बढ़ने से, यानी कोई एक चीज आपकी बढ़ रही है, बढ़ने और घटने से, हम यानी कोई चीज बढ़ रही है बढ़ने और घटने से गणित के जो समीकरण हैं, गणित के समीकरणों के जैसे ही रिलेशन होंगे, गणित के समीकरणों जैसे ही संबंध होते हैं। और उन्होंने लास्ट में डेफिनेशन दे दी, इसलिए इन्होंने कहा क्या कहा कि, देखिए क्या कहा कि ईश्वर की जो भाषा है, लिख सकते हैं आप यहां पर, याद रखना है आपको, ईश्वर की भाषा गणित है। ईश्वर की भाषा क्या है? गणित है। ईश्वर की भाषा क्या है? गणित है। तो इन्होंने कहा कि भाई देखो कि आप प्रकृति के नियम एक दूसरे से, जो भी आप प्रकृति के नियम लगा रहे हैं वो एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, सीधी सी बात है। कोई एक बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है, कोई नियम बढ़ रहा है, कोई मान बढ़ रहा है उसका, तो ये सारा जो गणित के आपके समीकरण आप पढ़ते हैं उनसे ही रिलेटेड है। तो यानी ये जो प्रकृति के नियमों के बारे में उन्होंने बताया, क्योंकि प्रकृति के नियम ही तो ये खोज रहे थे गैलीलियो, तो ये उन्हीं के बारे में बताया और कहा कि जो ईश्वर है, ये जो सारा ब्रह्मांड बनाया है, तो उसके अंदर तो ईश्वर ने कितना गणित प्रयोग किया होगा। तो सीधी सी बात कह दी कि ईश्वर की भाषा है, जो ईश्वर की जो भाषा है वो आपकी गणित है। लिख लो इस डेफिनेशन को, बिल्कुल सरल है भाई, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। गैलीलियो के बाद आगे बात करते हैं अपन। अब देखो वेदांग ज्योतिषी, अब कोई आगे डेफिनेशन आ रही है वेदांग ज्योतिषी की। तो वेदांग ज्योतिषी क्या कहेंगे? ज्योतिषी हैं तो ये आपके देखिए पक्षियों, सर्पों के बारे में, मयूरों के बारे में ऐसा कहेंगे। जिस तरह मयूरों के सिर पर कलंगी मुकुट के रूप में शोभामान होती है, सर्पों के रूप में मणि शोभामान होती है, तो उस रूप में ही आप कह सकते हैं गणित है वो शोभामान होता है। बस ऐसी ही डेफिनेशन उन्होंने की। सभी विज्ञानों में जो स्रोत है वो गणित आपका, बस ऐसा ही डेफिनेशन उन्होंने दी है। तो डेफिनेशन सीधी आपको याद रखनी है, कई बार सीधी डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाती है एग्जाम के अंदर। तो देखिए आगे बढ़ते हैं। वेदांग ज्योतिषी के अनुसार, तो ये डेफिनेशन तो समझा दी कि मयूरों के रूप में तो जो कलंगी होती है या फिर जो मुकुट शोभायमान होता है उसके बारे में बात की। दूसरी बात इन्होंने सर्पों के जो मणि शोभायमान होती है, उसी प्रकार जो विज्ञान है, सभी विज्ञानों के अंदर गणित सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। गणित शोभामान कह सकते हैं आप, सबसे जो उच्च प्रक्रिया है वो गणित है सभी में। यानी वेदांग ज्योतिषी नंबर 6 पर, वेदांग ज्योतिषी, सीधी सी डेफिनेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैंने जो आपको वर्ड बता दिया कि वो वर्ड आपको याद रखना है, जिस रूप में लिखनी है भी डेफिनेशन, जिस रूप में मयूरों के सिर पर जो कलंगी होती है, मुकुट शोभामान होता है, सिर पर मुकुट शोभामान होता है, सिर पर मुकुट शोभामान होता है या शोभायमान होता है की बात है, होता है, तथा
सर्पों में जो मणि शोभामान होती है, सर्पों में मणि शोभामान होती हैं, ठीक उसी प्रकार जो विज्ञान है, सभी विज्ञानों में तो वही सर्वोच्च स्थान विज्ञानों में, समस्त विज्ञानों में गणित का है। विज्ञानों में किसका है सर्वोच्च स्थान? विज्ञानों में गणित का है। बस आपको चीजें समझनी है भाई, ये चीज मैंने आपको बता दी। अब ज्योतिषी हैं तो ज्योतिषी यही बात कर सकता है, मोर सर्पों के बारे में भी ऐसे शोभामान होते हैं, तो ये सारी चीजें कौन बता सकता है? एक ज्योतिषी। तो उस हिसाब से आप याद रख सकते हैं वेदांग ज्योतिषी। एक दो बार ऐसे जो मैंने बताया है उस हिसाब से चलो, नहीं ज्योतिषी क्या कर सकता है, ज्योतिषी मोर सर्पों के बारे में कह सकता है। तो ऐसे एक दो बार आप जो मैं बता रहा हूँ वो सुनेंगे अच्छे से, तो ये ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे भाई, कोई भी ऐसे याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब जब भी आप, क्योंकि देखो 2-3 बार तो आपको टीचिंग मेथड्स नोट्सों के अंदर से भी पढ़ने पड़ेंगे, आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे तो 2-3 बार इन चीज़ों को पढ़ेंगे, यानी जो मैंने बताया है उसी हिसाब से कि वेदांग ज्योतिषी। तो वेदांग ज्योतिषी क्या दे सकता है? कोई ज्योतिषी है तो वो सर्पों के बारे में ज्ञान दे सकता है, मयूरों के बारे में ज्ञान दे सकता है। तो ऐसा नाम लेते ही आपको डेफिनेशन याद हो जाएगी। और ऐसे ही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके मस्तिष्क के अंदर ये चीज़ें क्लिक हो जाएं बस, यानी एक एक वर्ड से आप कनेक्टिविटी कर लो। जैसे ओवेन बताया तो वैन यानी दर्पण, सभ्यता संस्कृति का दर्पण है, तो ऐसे ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। अब मैंने ऐसे याद किया तो मेरे देखो वैसे डेफिनेशन सारी याद नहीं हो, क्योंकि देखो लैंग्वेज आपको थोड़ा याद रखनी है, आपको तो आंसर क्लिक करना है। आज ही मैं देखो क्वेश्चन करवाऊंगा आपको 2nd ग्रेड के अंदर आए हुए क्वेश्चन, तो आप देखते ही बता दोगे, क्योंकि 2-3 डेफिनेशन हमने की है, एक डेफिनेशन हम नहीं करेंगे, तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि भैया इसका आंसर ये होगा और कन्फर्म वही होने वाला है। तो देखो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से इन चीज़ों को जो भी मैं बता रहा हूँ वो सुनते हैं, आप केवल मात्र सुनना ही है, तो आपको तो केवल मात्र सुनेंगे तो निश्चित तौर पर आपको ये चीज़ें यहीं के यहीं याद हो जाएंगी। बाकी डेफिनेशन याद करना बहुत मुश्किल है भाई, डेफिनेशन ऐसे ही याद होगी। किसी वर्ड को पकड़ दो, एक आप कोई भी शब्द है आप उस शब्द को पकड़ लो, और वैसे ही मैं यहाँ पर ये वर्ड से आपको मैं कैचिंग करवाने की प्रयास कर रहा हूँ कि आप वो वर्ड कैच कर ले, ठीक है। और साथ में आपने किए भी होंगे, और कल जो डेफिनेशन पढ़ी उनका रिवीजन भी आपको मैंने करवा दिया, तो सब कुछ आपको चीज़ें यहाँ पर याद हो जानी चाहिए अब, और मेरे ख्याल से आपको हो भी गई होगी। अब देखो एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं, उसके बाद आपको जवाब देना है उसका। एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसका आपको जवाब देना है। एक बेहद प्रचलित क्वेश्चन है, रीट के अंदर भी आया है और आज 2nd ग्रेड के अंदर आए क्वेश्चन भी आपको मैं करवाने वाला हूँ। वैसे आपको साथ साथ में बताता भी चल रहा हूँ कि कौन सी डेफिनेशन कहाँ आ रही है। जो विद्यार्थी, देखो मैंने शुरुआत में भी ये बताया था, समझा रहा था, जो विद्यार्थी, क्वेश्चन है कि जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते, ज्यामिति जियोमेट्री नहीं समझ सकते, वे इस विद्यालय में वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते। उपरोक्त कथन किसका है? ठीक है, ये पूछा है कि जो ये आपको कथन बताया है ये वास्तव में कथन है किसका? तो नंबर 1 ऑप्शन आपको दिया है, देखिए सबसे पहले अरस्तु, दूसरा ऑप्शन दिया है हर्बर्ट, तीसरा ऑप्शन आपको दिया है प्लेटो, चौथा ऑप्शन दिया है आपको हैमिल्टन। क्वेश्चन आया हुआ है भाई ये, तो बताओ। यानी मैंने शुरुआत में वैसे बता दिया था, इस चीज़ के बारे में, इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि वास्तव में उन्होंने क्या डेफिनेशन दी कि वे विद्यार्थी जो ज्यामिति नहीं समझ सकते, सीधा कह दिया कि जिसको ज्यामिति की समझ नहीं है वो इस विद्यालय में पैर मत रख देना वरना पैर काट दूंगा। ऐसी बात इन्होंने कही। किसने कही ये बात? देखिए, क्या अरस्तु ने कही? नहीं कही। क्या हर्बर्ट ने कही? नहीं कही। तो ये बात किसने कही? प्लेटो ने कही। और स्कूल के बाहर लिख दिया कि जिस विद्यार्थी को या जिस छात्र को ज्यामिति जियोमेट्री की समझ नहीं है वो इस महाविद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकते या विश्वविद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकते। इनकी खुद की यूनिवर्सिटी शायद कुछ ऐसा होगा। तो प्लेटो ने यही बात कही।
अब देखो इसी से एक डेफिनेशन और यहाँ पर जुड़ी है। ये तो इन्होंने कह दिया कि जो ज्यामिति की समझ नहीं रखता वो इस विद्यालय में प्रवेश नहीं करेगा। तो प्लेटो क्या थे, देखिए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। प्लेटो सुकरात के शिष्य थे और इनके शिष्य, प्लेटो के शिष्य थे अरस्तु। इनके शिष्य अरस्तु किसके शिष्य थे इसके? तो ये प्लेटो तो थे सुकरात के शिष्य और जो अरस्तु हैं वो प्लेटो के शिष्य थे। लेकिन इन्होंने तो कह दिया कि जो भी मैथ है वो देखिए, जो भी आप पढ़ रहे हैं वो सब कुछ मैथ है, यानी जो ज्यामिति है विस्तृत, आपने कहा दिया कि ज्यामिति की समझ नहीं है तो वो मैथ में घुस ही नहीं सकता, आप घुस ही ना। तो ये, लेकिन अरस्तु क्या थे, इसके थोड़े से विपरीत विचारधारा के थे। अब बात नहीं मानते थे भी क्या है डोकरा ऐसे ही कर रहा है, तो ऐसे ये बात मानते थे। और अरस्तु ने इसकी विपरीत परिभाषा दी और कहा कि भाई ये गलत है, कुछ नहीं है प्लेटो कुछ भी नहीं है, क्योंकि देखो अब कुछ इनसे अलग देंगे तभी तो नाम बनेगा। अब ये सेम टू सेम ये चीज़ दे दी कि हाँ ज्यामिति की समझ नहीं है तो वे विद्यालय में प्रवेश नहीं करते, ज्यामिति की समझ होना जरूरी है। तो अरस्तु ने सीधा कह दिया कि प्लेटो कुछ नहीं है, प्लेटो को कोई भी समझ नहीं है, ये तो ऐसे ही बकरा है। इन्होंने क्या कहा कि गणित क्या है, केवल मात्र एक मात्रा है, गणित तो मात्रा है, मात्रा का विज्ञान है और कुछ नहीं है गणित और कुछ भी नहीं है, मात्रा का ही विज्ञान है। तो अरस्तु ने इसके विपरीत विचारधारा दी कि मात्रा का विज्ञान है गणित और कुछ नहीं है। ये प्लेटो तो ऐसे ही कर रहा है, बुढ़ापे में ऐसे ही कर रहा है प्लेटो तो, लेकिन ये गणित क्या है, मात्रा का विज्ञान है। ये आपको समझ में आनी चाहिए। तो दो डेफिनेशन आपकी यहाँ पर होगी। तो एक तो जो ज्यामिति की समझ नहीं रखते वो इस विश्वविद्यालय में प्रवेश ना करें, एक डेफिनेशन किसकी है, ये प्लेटो की। लेकिन अरस्तु ने कहा ये ऐसे ही कर रहा है, कुछ नहीं है, ये सब कुछ हम ही है, बस केवल मात्र गणित क्या है, मात्रा है और कुछ नहीं है, गणित एक मात्रा है। तो मात्रा का विज्ञान किसने कहा, अरस्तु ने कहा। तो दो डेफिनेशन आपको यहाँ पर तैयार हो गई है। यहाँ तो बस इतना रखना है कि ज्यामिति की समझ नहीं है वे इस विद्यालय में प्रवेश नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है, याद हो जाएगी। और इसने क्या कहा, केवल मात्र मात्रा का विज्ञान है गणित, केवल मात्र मात्रा का विज्ञान गणित है। तो गैलीलियो ने क्या कहा, ईश्वर की भाषा क्या है, गणित है। वेदांग ज्योतिषी ने क्या कहा कि जिस प्रकार मयूरों के सिर पर कलंगी या मुकुट के समान शोभामान होती है, वैसे ही सर्पों के सर पर या सर्पों में मणियां शोभामान होती है, तो उसी प्रकार की जो गणित है वो सभी विज्ञानों में सर्वश्रेष्ठ होता है। तो ये बात किसने कही, वेदांग ज्योतिषी ने। और प्लेटो ने ये कही है कि जिसको ज्यामिति समझ में नहीं आती वो ना इस विद्यालय के अंदर कोई जगह नहीं है आपको। और अरस्तु ने इसके विपरीत कहा कि मात्रा का ही विज्ञान गणित है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और डेफिनेशन हम करने वाले हैं। अब आते हैं आंद्रे रसल, सब जानते हैं इनके बारे में, बर्ट्रैंड रसल, रसल द मसल, ऐसे आईपीएल में आपने बहुत बार सुना होगा, तो उसी के बारे में बात करते हैं। बर्ट्रैंड रसल है भैया, आंद्रे रसल नहीं है, बर्ट्रैंड रसल। नंबर 7 पर है क्या, 7, 8 जो भी है लिख लो, बर्ट्रैंड रसल। अब देखो ये डेफिनेशन वैसे याद नहीं हो तो कोई बात नहीं, देखो थ्योरी ना हो, थ्योरी तो मैंने भी याद नहीं की, मैंने बस वर्ड्स याद रखे हैं। अब रसल है, रसल के सामने कोई भी हो, कोई भी बॉलर है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसी से अटैच कर लीजिए रसल से कि रसल है, तो वो कोई फर्क नहीं, उसके सामने कुछ भी नहीं देखता कि बॉलर कौन है, कहाँ है, क्या है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो हम कह रहे हैं वो जो मैं कर रहा हूँ वो सत्य है या नहीं, उसमें मुझे जीत मिलेगी या आउट हो जाऊंगा मैं, तो वहां पर क्या होगा। तो यानी रसल इन चीज़ों के बारे में नहीं सोचता है। तो ऐसा ही गणित है, ऐसा ही गणित है। डेफिनेशन देखिए आपके सामने मैं लिखता हूं, गणित एक ऐसा विषय है, गणित एक ऐसा विषय है, कैसा विषय है कि जिसके बारे में हम यह भी नहीं जानते हम यह भी नहीं जानते क्या नहीं जानते आप, कि जिसके बारे में हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। देखो गणित एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम यह भी नहीं जानते कि वास्तव में हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, कि हम
किसके बारे में बात कर रहे हैं? हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात करते हैं, और ना ही यह जान पाते, और ना ही यह जान पाते कि जो हम कह रहे हैं वो सत्य है या नहीं, कि जो हम कह रहे हैं वो सत्य है या नहीं, सत्य है या नहीं। तो ये बात कही थी किसने? बर्ट्रैंड रसल, आंद्रे रसल। सीधी सी बात है, क्या कहा रसल? क्या करते हैं, कोई भी बॉलर है तो ये जानते नहीं है कि कौन है, क्या है उनके सामने, तो ये कुछ भी नहीं देखते, बस आते ही शॉट लगाने स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा ही गणित है। तो गणित एक ऐसा विषय है जिसके बारे में हम ये जानते भी नहीं हैं कि वास्तव में हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और ना ही ये जान पाते कि जो हम कह रहे हैं वो सत्य है या नहीं। तो ऐसी बात किसने की थी? बर्ट्रैंड रसल ने ये बात कही थी, लिख लीजिए। उसके बाद बात और करते हैं अपन, मार्शल के बारे में बात करते हैं। मैं से मार्शल, मैं से मूर्त, मैं से मार्शल, मैं से मूर्त संक्रियाएं। तो यानी गणित है वो हम कह सकते हैं कि मार्शल क्या कहते हैं कि गणित है वो अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है, और हम क्या चाहते हैं कि उससे मूर्त आप रिजल्ट निकालें। अमूर्त तत्वों से मिला है, लेकिन जो परिमाण आपको मिले वहां से जो आप सिद्ध चीजें करें वो सारी की सारी मूर्त हो, बस यही डेफिनेशन देता है। यानी अमूर्त तत्वों से गणित मिलकर बना है, और हम चाहते हैं कि वो मूर्त प्रक्रिया में आपके सामने आए। मार्शल नंबर 9 पर, मार्शल और एच स्टोन। तो इस वर्ड से आप कनेक्टिविटी कर लीजिए, किसी मैं से मार्शल, मैं से मूर्त, बस ये आपको याद रखना है। मैं से मार्शल और मैं से मूर्त, मैं से मार्शल, मैं से मूर्त, और मूर्त तत्वों के रूप में हम गणित को परिभाषित करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में ये मिला किससे है? अमूर्त प्रक्रियाओं से। हम जानते नहीं, हम क्या इस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं क्या? इन जो जिन चीज़ों से मिलकर बना है, ये मैथ मिलकर बना है, जो भी आपकी सर्वसमीकाएं हैं, ये सारी अमूर्त प्रक्रियाएं हैं। लेकिन अगर हम इनको परिभाषित करें, हमारे वास्तविक जीवन से हम इन चीज़ों को जोड़ें, तो वास्तव में जो हम परिभाषा देंगे वो वास्तव में क्या होगी? एक मूर्त संक्रिया होने वाली है। तो इसी के बारे में ये बात करते हैं कि मूर्त क्या होता है, कि गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है, ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है कि गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है, जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है, जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बना है। इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित करते हैं, इन तत्वों को मूर्त रूप में परिभाषित किया गया है, तो ये क्या है आपका? गणित में मार्शल और एच स्टोन की परिभाषा है, मार्शल और एच स्टोन की डेफिनेशन है, और आप अच्छे से इस चीज़ को देख भी पा रहे होंगे। लिख लो, फिर आगे एक दो डेफिनेशन और करते हैं। भाई देखो, साथ साथ में चीज़ें याद हो रही हैं, तो साथ साथ में इन चीज़ों को रिवाइज करते रहें, तभी ये चीज़ें लंबे समय तक आपको याद रहेंगी। अब मैंने करवा दिया, अब यहाँ पर याद होगी, निश्चित तौर पर आपको याद होगी, लेकिन घर पर या इसके बाद जो क्लास ये खत्म हो गई उसके 24 घंटे के अंदर एक बार आपको रिवीजन करना ज़रूरी हो जाता है। फिर 24 घंटे के बाद फिर आपको 3 या 4 दिन बाद फिर से उनको रिवीजन करना होता है, फिर ऐसे टाइम इनका बढ़ता जाता है, फिर महीने में एक बार आपको रिवीजन करना होता है। तो इस प्रकार ये सिस्टम होता है। कहते हैं ना, मैथ्स अभी आपको परफेक्ट बनाता है, प्रैक्टिस आपको परफेक्ट बनाएगी मैथ्स की। तो मैथ्स में अगर आपको परफेक्ट होना है तो जितनी हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करो। कोई भी चीज़ हो, चाहे शिक्षण विधि है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, क्वेश्चन तो निकालने पड़ेंगे आपको। कुछ क्वेश्चन से आज आपको मैं रूबरू कराने वाला हूँ अभी। उसके बाद आता है लोक के अनुसार। तो देखिए डेफिनेशन, सभी एक एक वर्ड से कनेक्टिविटी करेंगे तो आपको निश्चित तौर पर चीज़ें याद रहेंगी। भाई 10 नंबर परिभाषा है लोक के अनुसार।
और आज डेफिनेशन सारी कंप्लीट हम कर लेंगे लोक के अनुसार। अब ताला लगाना है, ताला लगाना है। और गणित क्या कहता है कि बच्चे हैं उनके मन या मस्तिष्क में ऐसी चीज़ें फिट करनी चाहिए जो, या मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत। अब आदत है तो आदत का मतलब कोई बार बार चीज़ हो रही है, बार बार चीज़ें में आप एक प्रकार से उन चीज़ों को लॉक कर रहे हैं कि बच्चे के अंदर वो चीज़ें आपकी स्थायी रूप से रहें, बार बार व्यवहार के अंदर आती रहें। आदत क्या है? बार बार व्यवहार में होने वाला एक प्रकार का परिवर्तन क्या होता है? आदत बन जाती है। तो वही चीज़ यही बताना चाहता है कि लोक क्या कहता है? लोक यानी लोक लगा दो, बच्चों में लोक लगा दो, बच्चों में तर्क करने का लोक लगा दो कि हाँ भाई तुझे तर्क करना है। बस क्या लगा दो? बच्चे में तर्क करने का लोक लगा दो। यहाँ से ऑटोमेटिक याद हो जाएगी, लोक नाम आ गया तो क्या आएगा? बच्चे में तर्क करने का लोक लगा दो भाई, चाइल्ड लॉक लगा दो। टीवी वगैरह में लगाते हैं ना, चाइल्ड लॉक लगाते हैं, तो वैसे ही आप यहाँ पर चाइल्ड लॉक लगा दो बच्चे पर। कैसे? तर्क करने के लिए, यानी बच्चा तर्क करे, बच्चा मन या मस्तिष्क में ऐसे तर्क करने की आदतों का विकास करना जरूरी है। तो यही आपका लोक कहता है कि बच्चे के अंदर आप तर्क करने की आदत का विकास कर दो। तो गणित क्या है? ऑटोमेटिक चीज। तर्क, गणित तो क्या है? तर्क ही तो है, तर्क का ही विज्ञान तो भी गणित कह सकते हैं आप। तो ये डेफिनेशन आप लिख लीजिए। गणित वह मार्ग है, देखो ये मार्ग वगैरह आपको याद नहीं रखना, लेकिन मैं डेफिनेशन आपको लिखा रहा हूँ, तो जो ऑथेंटिक है वो चीज़ें तो लिखनी पड़ेगी हमें। गणित वह मार्ग है, लेकिन आपको एक वर्ड याद रखना है, गणित वह मार्ग है जिसके, बस ऐसे ये चीज़ें याद नहीं रहे तो कोई बात नहीं, जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में, द्वारा बच्चे के मन या मस्तिष्क में किसका? मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास। बस ये याद रखना है, तर्क करने की आदत। बस ये वर्ड आपको याद रखना है, तर्क करने की आदत। तर्क करने की आदत स्थापित होती है या विकास होता है, एक ही बात है, सीधी सी बात है कि गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा आप किसी भी बच्चे के मन या मस्तिष्क में तर्क करने की आदत का विकास करते हैं। तर्क करने की आदत का विकास करेंगे तो यही आपका क्या है? लोक के अनुसार परिभाषा है, और बहुत बार पूछी भी गई है वे, कई कई अलग अलग एग्जाम्स में पूछ ली जाती हैं। आगे हम बात करते हैं यंग महोदय के अनुसार, 11 नंबर पर है यंग महोदय। अब युवा है, युवा जोश क्या कर सकता है? देश, किसी राष्ट्र की उन्नति कर सकता है। अगर ये युवा जोश हटा लिया जाए तो जो राष्ट्र है वो स्वतः ही निरस्त हो जाएगा। यानी आप युवा हैं, युवा जोश है आप में, और आप किसी भी राष्ट्र के निर्माण में एक अहम भूमिका आप निभाते हैं, और अगर आपको ही वहाँ से हटा लिया जाए, सारे युवा हटा लिए जाए, तो राष्ट्र की उन्नति कहाँ से होगी? राष्ट्र तो स्वतः ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि युवा से ही तो राष्ट्र चलता है, युवा शक्ति से ही तो राष्ट्र हमारा चलता है। तो यही डेफिनेशन कहता है गणित के बारे में। तो गणित आपका है, जो गणित है वो एक प्रकार से आप आधार स्तंभ मान सकते हैं। गणित है वो विज्ञान का आधार स्तंभ है, और गणित को वहाँ से हटा लिया जाए, अब विज्ञान से आप गणित को हटा लेंगे तो जो आपका भौतिक सभ्यता है वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। बस यही है। यंग को, यह ऐसे याद रख सकते हैं, यंग को हटा लिया तो कुछ नहीं है, खत्म है कहानी। तो ऐसा ही यहाँ पर ये डेफिनेशन है, तो लिख सकते हैं आप यंग महोदय के अनुसार, यदि विज्ञान का आधार स्तंभ, विज्ञान का आधार स्तंभ कौन है? विज्ञान का आधार स्तंभ गणित। विज्ञान का आधार स्तंभ गणित को हटा लिया जाए, गणित को हटा दिया जाए, यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित को हटा दिया जाए तो यह भौतिक सभ्यता, तो यह भौतिक सभ्यता स्वतः ही नष्ट हो जाएगी, सभ्यता स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। अगर विज्ञान का जो आधार स्तंभ है गणित, उसको हटा दिया जाए, यदि विज्ञान का आधार स्तंभ गणित है उसको हटा दिया जाए विज्ञान से, तो जो आपकी भौतिक सभ्यता है वो स्वतः ही नष्ट हो जाएगी भाई, कुछ नहीं बचेगा फिर उसके अंदर। तो ये दोनों डेफिनेशन लिखो, फिर एक दो रही है। अब क्वेश्चन करते हैं सीधा सेकंड ग्रेड के अंदर आए हुए क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन देखना बड़े बेहतरीन क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा ये डेफिनेशन आपने याद कर ली, कोई अलग नई डेफिनेशन आती है कि किसके अनुसार है तो आप ऑप्शन से कर सकते हैं। अगर ये डेफिनेशन याद है कि भाई हाँ उसने ये डेफिनेशन दी थी, ऑप्शन काट दीजिए, बाकी जो बचेगा वो आपके सामने उत्तर आ जाएगा।
तो ये डेफिनेशन सफिशिएंट है आपके लिए। कोई एक दो आप और याद करना चाहें तो कर सकते हैं। तो एक दो डेफिनेशन और आपको मैं भी कराऊंगा, लिखो इस चीज़ को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्नार्ड शॉ के द्वारा जो डेफिनेशन दी गई है, तो कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको एक एक चीज़ समझाता हुआ चलूँ। भाई कंसेप्ट क्लियर करने बहुत ज़रूरी हैं, तभी चीज़ें हमें समझ में आएगी। बर्नार्ड शॉ के द्वारा कोई डेफिनेशन दी गई है, नंबर 12 पर है। बर्नार्ड शॉ के अनुसार डेफिनेशन है। बर्नार्ड शॉ क्या कहते हैं कि तार्किक चिंतन आप कर रहे हैं, तर्कपूर्ण चिंतन आप कर रहे हैं, तो उसके लिए गणित एक सहायक साधन है। तो सीधी सी नॉर्मल डेफिनेशन है, तार्किक चिंतन के लिए, तार्किक चिंतन, बस ये याद रखना है, तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है। तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है। तार्किक चिंतन के लिए जो आपका गणित है वो एक शक्तिशाली साधन है। तो ये नॉर्मल डेफिनेशन है, तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है। तो ये तो आपका लगभग डेफिनेशन का काम हो गया है। अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, 2016 के अंदर क्या क्वेश्चन आए हैं, तो उसके बारे में हम 2010 के अंदर, 11 के अंदर, तो जितने भी एग्जाम हुए उनके अंदर किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक तो जो डेफिनेशन थी आपकी रोजर बैंकन की, क्या थी, शाबाश। अब चीज़ें साथ साथ में याद होनी चाहिए भाई, जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ें अगर आपको याद हैं तो आप परफेक्ट तैयारी कर रहे हैं। रोजर बैंकन की डेफिनेशन क्या थी कि गणित है वो समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। ये डेफिनेशन 2010 के अंदर, 2016 के अंदर, यानी 2-3 बार ये एग्जाम्स के अंदर पूछी जा चुकी है। तो थोड़ा सा इसको अच्छे से आप तैयार कर लेना कि गणित क्या है, समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है, और ये याद हो गया तो कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। और सारी मैंने डेफिनेशन याद करवा दी है, मेरे ख्याल से आपको याद भी होगी। गैलीलियो ने क्या कहा था कि ईश्वर की भाषा क्या है, गणित है। नेपोलियन ने क्या कहा था कि किसी राष्ट्र की उन्नति किससे जुड़ी है, गणित के विकास और प्रगति से जुड़ी है। ये बात मैंने आपको बताई थी। बर्नार्ड शॉ ने अभी क्या कहा है कि जो तार्किक चिंतन है उसके लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है। यंग ने क्या कहा, यंग कहते हैं कि जो विज्ञान का जो आधार स्तंभ गणित है उसको हटा लिया जाए तो ये भौतिक सभ्यता स्वतः ही नष्ट हो जाएगी। और प्लेटो ने क्या कहा, प्लेटो ने कहा कि जो भी विद्यार्थी अगर थोड़ी बहुत ज्यामिति की समझ रख सकता है वही मेरे विश्वविद्यालय के अंदर आए, अगर जिसको भी ज्यामिति की समझ नहीं है तो वो विश्वविद्यालय के अंदर नहीं आए। इसके उलट इनके शिष्य अरस्तु, क्योंकि इसके शिष्य थोड़े से इनके विपरीत प्रकृति के थे, विपरीत स्वभाव के थे, तो उन्होंने थोड़ा सा इनसे उल्ट कहा कि गणित कुछ नहीं है, बस मात्रा है। ठीक है, तो ऐसे ही बहुत सारी डेफिनेशन हमने समय समय पर एक एक दो चीज़ें की हैं। होगवेन ने क्या कहा, वैन है तो वैन के पीछे क्या होगा, दर्पण होगा, तो इस प्रकार सभ्यता संस्कृति का दर्पण है। ऐसे ही बर्ट्रैंड रसल ने क्या कहा कि गणित क्या है, गणित क्या है, हमें पता ही नहीं है कि गणित है क्या, वो जो हम कह रहे हैं वो सत्य है या नहीं है, तो ये हमें गणित के बारे में कुछ पता ही नहीं कि गणित वास्तव में है क्या। तो ऐसी डेफिनेशंस हमने की है समय समय पर। तो ये हमने चीज़ें कर ली। अब क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, सेकेंड ग्रेड 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया। सेकेंड ग्रेड 2013 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। एक दो क्वेश्चन करते हैं अपन। सेकेंड ग्रेड 2013 क्वेश्चन देखिए कैसा पूछा गया था कि गणित वह विज्ञान है, देखिए डेफिनेशन ही है, गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1 रोजर बैंकन, सेकंड ग्रेड के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। नंबर 2 पर है लोक ने,
कि कथन बताना है किसका ये है, कथन किस गणितज्ञ का है, यह कथन किसका है, लिख दीजिए। नंबर 3 है आपका ऑप्शन में बेंजामिन पेटिक ने। नंबर 4 है बर्ट्रैंड रसल ने। तो ये डेफिनेशंस मैंने आपको करवाई थी क्या? नहीं करवाई थी, मुझे भी नहीं आती भैया, लेकिन मैं इसका आंसर कर सकता हूं, लेकिन मैं ऑप्शन से इसका आंसर कर सकता हूं। डेफिनेशन है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यह कथन किसका है कि गणित ऐसा है जिसके अंदर आपको जो निष्कर्ष हैं, आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये कथन आपको बताना है किसका है। वैसे मैंने भी नहीं पढ़ी है, ना आपने पढ़ी है, ना मैंने आपको पढ़ाई है, इसके बारे में नाम भी नहीं बताया मैंने कि ये डेफिनेशन किसने दी थी, ना ये मैंने करवाई। लेकिन हम इसका आंसर निकालते हैं ऑप्शन से, थोड़ा चेक करना है आपको। देखिए रोजर बैंकन, पहला ऑप्शन है रोजर बैंकन। रोजर बैंकन ने, अगर आपको डेफिनेशन याद है तो मैंने करवाई थी रोजर बैंकन की। मैंने कहा साहब कि गणित समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। तो ये तो डेफिनेशन रोजर बैंकन ने तो यही दी थी, लेकिन ये कह रहा है कि आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता साहब। हम बात करें लोक साहब ने क्या कहा। लोक साहब ने कहा कि गणित में क्या है कि बालक के मन या मस्तिष्क के अंदर तर्क करने की आदत का विकास करना, तर्क करने की आदत को स्थापित करना या विकास करना एक ही बात है। यानी लोक ने तो यही कहा था कि उसके अंदर लोक कर दो आदतों को, तर्क करने की आदतों को लोक करना है आपको, और ये तर्क करने की आदतों को लोक करना, तो ऐसा कुछ तो यहाँ पर नहीं है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। बात करें बर्ट्रैंड रसल की, तो बर्ट्रैंड रसल मैंने कहा था कि इसको तो पता ही नहीं, कोई सा भी बल्लेबाज, कोई सा भी गेंदबाज हो, ये तो आगे आएगा वैसे ही मारेगा, कौन है सामने क्या है कुछ नहीं पता, जो हम कह रहे हैं वो सत्य है नहीं। तो ऐसी कुछ डेफिनेशन गणित से रिलेटेड दी थी, अगर आपको याद होगी, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन सा ऑप्शन है आपके सामने, यही है। तो स्वाभाविक सी बात है, बेंजामिन पेटिक ने ये डेफिनेशन दी। आप याद कर सकते हैं, सेकंड ग्रेड 2013 के अंदर ये डेफिनेशन पूछी गई है कि गणित वह विज्ञान है जिसके अंदर हम आवश्यक निष्कर्ष निकालते हैं। तो ये कथन किसका हो जाएगा? बेंजामिन पेटिक का ये कथन आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आगे और बढ़ते हैं, भी क्वेश्चन करते हैं, लिख लो इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन रिपीटेड नहीं होते, बिल्कुल होते हैं, भी रिपीट हो जाते हैं। टीचिंग मेथड्स में बहुत बार आपकी डेफिनेशन रिपीट होती है, तो यही तो डेफिनेशन, इन्हीं में तो आनी है, 10-12 डेफिनेशन है। अब देखो सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर, सेकंड ग्रेड 2011 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया है। तो क्वेश्चन था कुछ इस प्रकार कि निम्न में से कौन सी विशेषता गणित की प्रकृति को व्यक्त नहीं करती है? निम्न में से कौन सी विशेषता गणित की प्रकृति को प्रदर्शित नहीं करती है? आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1 तार्किक, दूसरा ऑप्शन है व्यवस्थित, तीसरा ऑप्शन है संगठित, और चौथा है अभिव्यक्ति, यानी अभिव्यक्ति जाहिर करना। तो गणित कौन सी विशेषता गणित की प्रकृति नहीं है? तो मैंने आपको बताई थी कि गणित तार्किक विषय है, गणित के अंदर व्यवस्थाएं होगी, ठीक है, सीधी सी बात है। और गणित एक संगठित रूप है, मैंने आपको बताया था, अंकों अक्षरों का एक संगठन है, आप कह सकते हैं गणित को। तो ये तो सारे डेफिनेशन तो इसके अंदर है, लेकिन अभिव्यक्ति जाहिर करना गणित नहीं है। कोई भी चीज़ आप अभिव्यक्ति कर रहे हैं तो वो गणित नहीं हो सकता। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि गणित की प्रकृति से संबंधित प्रदर्शित नहीं करती है, ये आपको चेक करना है। तो अभिव्यक्ति है वो नहीं होगी इसके। अब एक दो छोटी छोटी चीजें लिख लीजिए। जो लीलावती पुस्तक है, क्वेश्चन पूछा गया है सेकंड ग्रेड 2010 के अंदर।
लीलावती पुस्तक भास्कराचार्य सेकंड के द्वारा लिखी गई है। ये आप लिख सकते हैं लीलावती। ये एक दो चीज लिख लीजिए, भास्कराचार्य और जो आपके आर्यभट्ट ने पाई का मान दिया था भाई, ये भी लिख लीजिए, आर्यभट्ट ने पाई का मान 3.1416 एकदम सही दिया था। सही दिया था। तो आर्यभट्ट ने पाई का मान 3.1416 बिल्कुल सही दिया था। तो ये है भाई आपका टीचिंग मेथड जो हम कर रहे थे, वो बिल्कुल हमने इम्तिनान से चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, लगातार कंटिन्यूसली चल रहे हैं। तो ये आपकी डेफिनेशन वगैरह बिल्कुल कंप्लीट होगी। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कंफर्म बनेगा और बिल्कुल आप करेक्ट करेंगे। ये 12-13 डेफिनेशन जितनी भी मैंने आपको बताई हैं, ये सारे आप तैयार करते हैं। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको इनमें मज़ा आ रहा है पढ़ने में। तो चलिए आज के इस लेक्चर के अंदर इतना ही। धन्यवाद।